अगर आप रियल एस्टेट से कमाई करना चाहते हैं लेकिन फ्लैट खरीदने, किराएदारों को संभालने और प्रॉपर्टी को देखभाल करने का झंझट नहीं पालना चाहते, तो आपके लिए कुछ ऐसे विकल्प हैं जिनमें बिना सीधे प्रॉपर्टी खरीदे भी रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। इसे आसान भाषा में कहें तो आपका पैसा रियल एस्टेट से जुड़े निवेश में काम करता है और आपको हर रोज प्रॉपर्टी संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। आसान तरीके में से एक ये है कि REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश करना। REIT ऐसी कंपनियां जो ट्रस्ट होती हैं और आय देने वाली प्रॉपर्टीज में निवेश करते हैं। आप पूरी बिल्डिंग खरीदने के बजाय REIT की यूनिट खरीद सकते हैं। इससे आपको प्रॉपर्टी के किराए से होने वाली आय और निवेश की कीमत बढ़ने पर संभावित फायदा मिलता है। इसका एक फायदा ये भी है कि लिस्टेड REIT की यूनिट को शेयर बाजार के जरिए खरीदा बेचा जा सकता है। भारत में एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स REIT और बुकफील्ड इंडिया REIT जैसे विकल्प मौजूद हैं। हालांकि REIT की कीमत भी बाजार के साथ ऊपर नीचे हो सकती है और इसका जो तरीका है वो रियल एस्टेट से जुड़े फंड या दूसरे वित्तीय निवेश, इसमें आपका सीधा पैसा या किसी फ्लैट या जमीन में नहीं जाता, बल्कि रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियां या कारोबार में लगाया जा सकता है। यहाँ निवेश करने से पहले ये जरूर समझना है कि फंड आपके पैसे को आखिर कहाँ लगाता है। सिर्फ ये देखकर निवेश नहीं करना चाहिए कि उसका नाम रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। विकल्प है फ्रैक्शनल ओनरशिप यानी कि आंशिक स्वामित्व। इसमें किसी बड़ी प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति अकेले खरीदने के बजाय कई निवेश मिलकर उसमें हिस्सा लगाते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, अगर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की है तो कई निवेश मिलकर उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी की संरचना के हिसाब से निवेशकों को किराए से आया या प्रॉफिट की जो कीमत बढ़ती है उसका फायदा मिलता है। लेकिन इसमें निवेश करने से पहले कानूनी मालिकाना हक, मैनेजमेंट फीस और पैसा निकालने यानी कि एग्जिट के नियमों को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। उसके बाद रियल एस्टेट जो फाउंड फंडिंग होती है वो पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें कई निवेशक मिलकर किसी प्रोजेक्ट या रियल एस्टेट अवसर में पैसा लगाते हैं। इसका फायदा ये है कि आपको पूरी परियोजना का खर्च अकेले नहीं उठाना पड़ता, लेकिन यहाँ रिस्क भी है। निवेश से पहले डेवलपर, प्रोजेक्ट, कानूनी दस्तावेज, अनुमानित रिटर्न, फीस और सबसे जरूरी आप अपना पैसा वापस कैसे निकाल पाते हैं ये जरूर देखना चाहिए। तरीका है रियल एस्टेट सिंडिकेशन। इसमें कई निवेशक मिलकर किसी बड़ी प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं और आमतौर पर एक प्रायोजक या प्रोफेशनल मैनेजमेंट उस प्रोजेक्ट को संभालता है। इससे बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसे निवेश में पैसा लंबे समय तक फंसा रह सकता है और तुरंत बाहर निकलना हमेशा आसान नहीं होता। सवाल है, शुरुआत करने के लिए कितने पैसे चाहिए? इसका कोई एक जवाब नहीं, क्योंकि इसका पैसा ऊपर नीचे होता रहता है। REIT जैसे विकल्पों में कम पूंजी से शुरुआत संभव हो सकती है, जबकि आंशिक स्वामित्व या दूसरे प्राइवेट निवेशकों में न्यूनतम निवेश अलग अलग हो सकता है। इसलिए सिर्फ ये मत सोचिए कि सबसे कम कितने पैसे से निवेश शुरू करें। असली सवाल ये होना चाहिए कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को खतरे में डाले बिना कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, निष्क्रिय रियल एस्टेट निवेश का मतलब जोखिम मुक्त निवेश बिल्कुल नहीं होता। प्रॉपर्टी की कीमत गिर सकती है, किराए की आय प्रभावित हो सकती है, ब्याज दरें बदल सकती हैं, कुछ निवेशकों को जल्दी बेचना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा मैनेजमेंट फीस, कानूनी खर्च और दूसरे जो चार्ज हैं वो आपके वास्तविक रिटर्न को कम कर सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले अपना लक्ष्य तय करें। आप नियमित आय चाहते हैं या लंबे समय में पैसा बढ़ाना चाहते हैं, ये साफ करें। अपनी आर्थिक स्थिति देखें, निवेश की पूरी संरचना समझें, एग्जिट प्लान जरूर जानें और याद रखें, निष्क्रिय निवेश का मतलब ये नहीं कि निवेश करने के बाद उसे पूरी तरह से भूल जाएं। समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करना बेहद जरूरी है।